Hello, my dear students. Good afternoon, all of you. Yesterday, in the last class, we talked about the permanent settlement, the Mehalwari system, and the Munro system, which is Rayatwadi system. Okay. So, and you also learned that there was no benefit to the farmers of India at that time, and no British officials were benefited by them. Okay, so come to the next topic, crops for Europe. Yes, the British also realized that the countryside could not only yield revenue, मतलब बहुत जल्दी और बहुत ही इस चीज़ से निकलने के बाद कि वो अपने तीनों सेटलमेंट्स के ज़रिए सफल नहीं हो पाए यहाँ पे किसानों की हालत सुधारने में। उनको रियलाइज़ होने लग गया कि हम सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू ही कलेक्ट करने के लिए नहीं है, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। यहाँ पे इन खेतों में इन किसानों से यहाँ के लिए मतलब हम अपने लोगों के लिए यहाँ पे अनाज भी उगवा सकते हैं। मतलब अपनी हर एक चीज़ को सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है इंडिया में कि वो उनको या उनके लोगों को या यूरोप में उससे फ़ायदा हो सके। By the last 18th century, the company had trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी स्टूडेंट्स। 18th सेंचुरी के लास्ट की बात हो रही है बेटा, तो ये इस तरह का टाइम आएगा 1719 से लेके 1800, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ओपियम अफ़ीम होता है और इंडिगो नील की खेती होती है। अफ़ीम को दवाओं से लेके नशा हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो इंडिगो है वो भी हर तरह से यूज़ होती है, कलर करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, नेचुरल कलर्स की फॉर्म में, रंगाई पुताई के लिए, हर एक चीज़ में। यानी कि आप ये मान लीजिए टोटली इंडस्ट्रियल खेती के लिए यहाँ की ज़मीन को इस्तेमाल करने की अंग्रेज़ों की प्लानिंग थी। In the century and a half that followed, the British pursued for forced cultivated in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Province, now in Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. अब आप सोच के देखो, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जहाँ जहाँ जैसा मिलता, जैसे जूट की खेती बंगाल में करवाई। जूट एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इंसान पैसे कमाता है। चाय के बागान असम में लगवाए ताकि चाय को बेच के पूरी दुनिया भर से मुनाफा कमाया जाए। गन्ना उगवाया यूपी में, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उसे, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना से लेकर तरह की नदियों का पानी था, अच्छी ज़मीन थी, और वो अपनी चीनी को बेच सकें पूरे यूरोप में, उससे फ़ायदा कमा सकें। वीट को उन्होंने पंजाब में, क्योंकि पंजाब में खेती अच्छी थी, कॉटन को महाराष्ट्र में, ताकि सूती कपड़ों का व्यापार वो यहीं से कर सकें और ऊंचे दाम में यूरोप पूरी दुनिया में बेच सकें। और राइस और पंजाब और महाराष्ट्र, मतलब इस तरह की चीज़ें थीं कि वो ना इंडिया की ज़मीन को, यहाँ के लोगों को, यानी हर एक रिसोर्स को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। तो अब कहने वाली बात ये है कि हाउ वाज दिस डन, ये हुआ कैसे? भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये हुआ कैसे। द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मेथड यूज़ करते थे उनकी वैरायटी बहुत होती थी, तरह तरह के उनके मेथड्स होते थे। अब यहाँ पे बेटा एक स्टोरी आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक तरह की क्रॉप और उसका प्रोडक्शन वो कैसे करते हैं। यस, एक क्वेश्चन आएगा, डज़ कलर हैव अ हिस्ट्री? सीधी सी बात है, क्या कलर की भी कोई इतिहास हो सकता है? मतलब क्या कलर को इतना इम्पोर्टेंस हो सकता है कि उसका हिस्ट्री में उसको पढ़ाया जाए, उसको लिखाया जाए, बताया जाए? तो आंसर है यस। अब उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये कलमकारी प्रिंट है 20वीं सेंचुरी में, और ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है इंग्लैंड का। आप बताएं कि ये अच्छा ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तो आप कहेंगे सर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कलमकारी प्रिंट जो इंडिया में उस टाइम बनाई जाती थी, और ये इतना फीका फीका सा है, और ये कितना चमकीला कलर है। इसमें जो ब्लू कलर यूज़ हुआ है उसको कलर आप देख लें, और इसमें जो ब्लू कलर यूज़ हुआ है उसको आप देखें। मतलब एक बड़े पैमाने की क्वालिटी की बात करें तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो इमेज हैं कॉटन प्रिंट्स की। कलमकारी प्रिंट है जो आंध्र प्रदेश के वीवर्स हैं, इन्होंने बना है, ये वाला जो है कलमकारी।
और ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिस्ट और बढ़िया मतलब प्रिंट था। फिर एक ये मॉरिस प्रिंट है। तो बाद में ये है कि नीला कलर यूज़ हो रहा है। नीला कलर यूज़ हो रहा है मतलब आप इससे ये समझ लें कि दोनों कलर के लिए ब्लू कलर नील की खेती और नेचुरल कलर दोनों का यूज़ था। अब बोथ रिच हैं ब्लू कलर में, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। ठीक, डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? सबसे बड़ी बात यह है कि नीला कलर या ये इंडिगो जिसको आप बोल रहे हैं, ये पैदा कैसे हो रहा है, आप उसके बारे में जानेंगे। द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट कॉल्ड इंडिगो। अब आप जो ये नील देख रहे हैं ना, ये एक पौधा होता है, उगवाया जाता है खेतों में, वहाँ से उससे मिलता है नेचुरली फॉर्म में। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट इन इंडिया। अब बाद में आप देखेंगे कि वो जो मॉरिस प्रिंट आप देख रहे थे, उसी को और अच्छा करने के लिए इंडिया से खेती में उगाई गई जो नील होती थी उसको यूज़ किया जाता था। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और इंडिया उस टाइम सबसे बड़ा सप्लायर था। रीज़न, अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा फोर्सफुली इस चीज़ को करवाया करते थे। इसकी भी अपनी एक बहुत बुरी कहानियाँ हैं, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन है कि वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। भाई ऐसा क्या है कि इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड क्यों है इंडिगो के लिए? वाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन वाई, डिमांड क्यों है और किसकी? इंडियन इंडिगो की। ज़रा उसको देखें तो ध्यान से। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स का मतलब हम आपको पीछे भी 7th क्लास में एक बार बता चुके हैं। वो इलाके जो अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जो कंट्री हैं उनके बारे में बात हो रही है। यानी कि वहाँ गर्मी भी होती है, वहाँ सर्दी भी है और धूप भी बहुत होती है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। कपड़ों की रंगाई के लिए इंडियन जो डाई था, वो इंडिगो था, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था। आप ये बात समझे। लेकिन हमारे यहाँ ना इस तरह होता था कि लोग अपने भरण पोषण के लिए भी अनाज उगाते थे और उस तरह की चीज़ों को इस तरह उगाते थे कि खेती ख़राब ना हो। अभी आप पढ़ेंगे अंग्रेज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिगो खेती करवा रहे हैं, यहाँ के किसान बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें फसलों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. सबसे बड़ी बात यह है कि कीमती बहुत था इंडियन नील जो था, कीमती बहुत था, छोटी अमाउंट में पहुंचता था। हर कोई मतलब चाहता था कि हमको वो मिले ताकि हम अपने अच्छे प्रिंट के कपड़े छाप सकें, मुनाफा कमा सकें। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई। अच्छा, यूरोपियन कंपनी क्या करते थे, ये लोग वुड नाम का एक पेड़ होता है बेटा, उस पर डाई के लिए मतलब डिपेंड रहते थे। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? अब प्लांट टेम्परेट जोन का था, सर्दी बहुत थी। वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, ईजी भी था। इट वॉज ग्रो द नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, कई जगह मिल जाता था। बट बात ये थी, कंपटीशन इंडिगो का था प्रोड्यूसर इंडिगोज में, वो प्रेशर करता था कि वो इंडिगो को इम्पोर्ट करें बाहर से। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो चीज़ फाइनेस्ट क्वालिटी की होती थी। ठीक, अब इंग्लैंड ठंडे प्रदेश का देश है, यूरोप भी पूरा तरह ठंडा है, तो वहाँ पे जो वुड है उसकी क्वालिटी में जो इंडिया में होता है इंडिगो, उसमें बहुत फ़र्क आता था। तो ये ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं, आप पढ़ लें। जैसे क्लॉथ डायर हैं, वो प्रेफर्ड करते हैं नील को डाई करने के लिए। इंडिगो प्रोड्यूस होता था रिच ब्लू कलर में, वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। अब जो डाई आती थी वुड प्लांट से, वो बहुत मतलब क्या कहते हैं, भद्दी टाइप की होती थी, बहुत चमकीली नहीं होती थी। और जो हमारा इंडिगो प्लांट यहाँ इंडिया में उगता था उसकी बात ही अलग थी। तो 17वीं सेंचुरी तक आते थे, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहना शुरू किया कि वो बैन कर दें इंडिगो पे, मतलब रिलैक्स, मतलब थोड़ा सा उस पर कम कर दें। फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक कैरिबियन आइलैंड, द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जमैका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब बात ये हुई कि ये सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, आप फ्रेंच की बात करें बेटा, आप चाहे पोर्टुगीज़ की बात करें, स्पेनिश की बात करें, आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मतलब इन लोगों को आप देखो दुनिया के अलग हिस्सों में जाके इंडिगो उगा रहे हैं। अच्छा, जमैका और ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ अच्छी गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इंडिगो प्लांट होता था इंडिया में, वैसा प्लांट ये वहाँ उगवा सकते थे, उगवा रहे थे अपने फ़ायदे के लिए।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मैं इसको ऐसा भी नहीं कहूँगा, बस ये है कि 83 से 79 तक प्रोडक्शन जो था इंडिगो का बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जो क्लोथ डायर थे ब्रिटेन में वो डेस्परेटली मतलब अब ये देखना चाह रहे थे कि उन्हें नया सप्लायर मिल जाए। तो अब वो बारी आएगी इंडिया की, कि इंडिया में वो चीज़ हो रही है। बेटा वर्ड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको नोट्स में अपने नोट्स की तरह इन वर्ड्स को लिखना है अपनी नोटबुक में। प्लांटेशन, बड़े पैमाने पे किसी एम्प्लॉय को काम करवा के लेबर की तरह उगाना, जैसे चाय, कॉफ़ी, टोबैको वगैरह, कॉटन, इन सब की खेती को हम प्लांटेशन के तौर पे देखते हैं। ओके, अब इंडिया की कहानी आएगी कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, इंग्लैंड वाले इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अब राइजिंग डिमांड बहुत बढ़ रहा है इंडिगो का, कहाँ पे? पूरे यूरोप में। तो जो कंपनी है इंडिया में वो देख रही है कि वो अपने बिज़नेस को फैला सके और इंडिगो का कल्टीवेशन करवा सके, खेती करवा सके। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? खेती उगाना, खेती मतलब करवा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सीन दिखाया है बेटा, ये स्लेव रिवोल्ट है सेंट डोमिनिक में, पेंटिंग बनाई है। सेंट डोमिनिक एक जगह है बेटा, वहाँ पे मज़दूरों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनको ग़ुलाम बनाया जाता था ताकि नील की खेती, चाय की खेती या इस तरह खेतियाँ करवाई जा सकें। तो वैसी हालात बेटा इंडिया में भी थे, ऐसा नहीं था कुछ अलग था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक डेटा है यहाँ पे। डेटा आप थोड़ा समझ लें कि 1788 में 30% इंडिगो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन से, इंडिया से। 1810 तक, यानी कि अगले 30 साल की बात करें, 90% पहुँच गया भाई। अंग्रेज इस तरह से हर चीज़ में एक्सटॉर्शन करते थे, उन्हें मतलब हर चीज़ सिर्फ अपनी बनानी होती थी और अपना मुनाफा कमाना होता था। तो इस कदर हालात थे और इस बीच में जो हुआ इंडिया में वो आगे पढ़ेंगे आपके यहाँ क्या कितने बुरे हालात हो गए थे। ओके, अब बात ये थी कि इंडिगो ट्रेड इतना फल फूल रहा था, कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही थी, तो कई सारे सालों में कंपनी के लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो इंडिगो का बिज़नेस करने लगे। इतना पैसा आने लगा था, अट्रैक्ट हो रहे थे, हाई प्रॉफिट हो रहा था। न्यूमरस स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स मतलब इस तरह खेती करवाने वाले लोग, मतलब वहाँ लोग जॉब छोड़ के इंडिया में इंडिगो खेती करवाने आ गए थे, स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से। इतना मुनाफे वाला काम था उस टाइम पे। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and banks that were coming up at the time. अब जिनके पास कुछ नहीं था तो भैया या तो वो लोन ले रहे हैं, उस टाइम उन्हें आसानी से मिल रहा है क्योंकि यहाँ बिज़नेस को बढ़ावा दे रही थी कंपनी, और अपना लोन लिया, हर तरह से कंपनी से सहायता ली, बैंक से लिया और वो आ गए और अपने कामों को स्टार्ट कर दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना फ़ायदा हो रहा था उन्हें उस टाइम। यस, अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है ना, कल्टीवेट कैसे हो रही है। तो अब आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन है कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, उसका आंसर देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रैयती। एक निज था और एक रैयती था। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन द लैंड दैट डायरेक्टली कंट्रोल्ड। निज में ये होता था, निज मतलब जैसे नहीं कोई चीज़ अपनी हो, प्राइवेट हो, तो उसमें जो प्लांटर होता था वो डायरेक्टली ज़मीन पे अपना मतलब रुख रखता था। रुख मतलब देखभाल करता था ताकि वो उगा सके। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर लेबर। या तो वो डायरेक्टली उस पर ज़मीन को खरीद के काम करता था या रेंट पे ले लेता था अदर ज़मींदारों से, और नील की खेती करता था डायरेक्टली लेबर को हायर करके। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और है कि प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन में, जो इतना सारा बवाल वहाँ हो रहा था, प्रॉब्लम क्या थी इस तरह की। तो ये एक क्वेश्चन ही है बेटा आपका, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, अगर आप बात करेंगे। ठीक, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, क्वेश्चन मार्क। ज़रा इसको आप समझें तो आप पाएंगे द प्लांटर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। अब निच कल्टीवेशन में क्या था, कितना खरीदोगे और कितनी लेबर्स को लगाओगे, एक साथ ज़मीन नहीं मिल रही, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वेल आर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो ये उपजाऊ ज़मीन पे उगती थी इंडिगो, मतलब अच्छी ज़मीन हो। अच्छा, आसपास जनसंख्या भी बहुत घनी थी
ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और छोटे छोटे जो ज़मीन के हिस्से थे उन पे ये लोग एक्वायर करके खेती कर पा रहे थे। इनको ज़्यादा एरिया की ज़रूरत थी। और कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांटेशन, ताकि ये लोग प्लांटेशन की फॉर्म में बड़े बड़े दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नील की खेती हो उसकी फॉर्म में ये उगा सकें। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अब उन्हें ये सब ज़मीन मिलेगी कैसे? They attempted to lease the land around the indigo factory and evicted the peasant from the area, but this always will lead conflict and tension. अब बात ये होती थी कि जहाँ ज़मीन होती थी वहीं फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते थे, ताकि दूर जाने से अच्छा है कि जहाँ बड़े बड़े ज़मीन के प्लॉट मिल जाएं वहीं पर अपनी फैक्ट्री भी लगा दी जाए और वहीं से कच्चा माल ला के फैक्ट्री से नील को प्रोडक्शन करना शुरू किया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी थी। एक वर्ड यूज़ होगा बेटा, स्लेव, अ पर्सन हु इज़ ओन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मालिक ने अपने काम करने के लिए ख़रीद लिया है। ख़रीद बिक्री होती थी उस टाइम स्लेव्स की। स्लेव्स का मतलब बेटा दास होता है, ठीक। अदर भाषा में कहें तो इसको गुलाम भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बेटा ख़रीदा बेचा जाता था। ए स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एज कम्पेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, उसको कोई आज़ादी नहीं होती थी, सिर्फ उसको अपने मालिक के लिए काम ही काम करना होता था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। सबसे बड़ी बात है कि लेबर को भी आप एक साथ नहीं मतलब ईजीली बुला पाते थे क्योंकि होती नहीं थी। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वास्ट नंबर ऑफ लैंड्स टू ऑपरेट, और जितनी बड़ी ज़मीन होगी तो उसको ऑपरेट करने के लिए उतना ही लेबर चाहिए। तो एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। अच्छा, मज़दूर मिलेंगे कैसे जब वो खुद के ही अपने चावल की खेती में बेचारे बिज़ी हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे एक न्यू वर्ड